ये कहानी एक एस्ट्रोनॉट की है जो स्पेस में कंगारू के साथ फंस जाता है और कैसे धरती की तरफ बढ़ रहे एक एस्ट्रॉइड से धरती को बचाता है। चलिए देखते हैं इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम कुछ एस्ट्रॉइड्स को धरती की तरफ आते हुए देखते हैं जो अगर धरती से टकरा जाए तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। इसलिए धरती को इस तबाही से बचाने के लिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कोशिश में लग जाते हैं, जिसके लिए वो लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे चांद पर काफी बड़ी बेस बनाई जाती है। और उनका प्लान ये था कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब और रॉकेट का इस्तेमाल करके उस एस्ट्रॉइड को तबाह कर देंगे जो धरती की तरफ आ रहे हैं। अपने इस मिशन के लिए वो चांद पर रहेंगे ताकि तबाही होने से बचाया जा सके। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद इंसान न्यूक्लियर रॉकेट्स बना लेते हैं जिससे वो चांद पर लेके जाते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में हर कोई अपनी इस जीत का जश्न मना रहा है। जिसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर डुग्गू को देखते हैं। डुग्गू को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो अपने कैप्टन को पसंद करता था, इसलिए वो इस मिशन में सबके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता था। जब भी कैप्टन डुग्गू के सामने आती थी तो वो एकदम चुपचाप खड़े होकर उसे देखने लगता था और उसको ऐसे देखकर कैप्टन उसे डांटकर चली जाती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डुग्गू अपने कमरे में चला गया है और नए नए तरीके सोचने लगता है कि आखिर मैं कैप्टन को कैसे इंप्रेस करूंगा। मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि एस्ट्रॉइड्स के कुछ टुकड़े उनकी बेस की तरफ भी आ रहे हैं और उन लोगों के पास सिर्फ 20 मिनट थे वहां से निकलने के लिए। कैप्टन को जैसे इस बात का पता चलता है तो वो सभी को ये जगह छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं सिवाय डुग्गू के, क्योंकि वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ ही देर में सभी वर्कर्स बेस छोड़कर रॉकेट की तरफ जाने लगते हैं जिनमें बैठकर वो चांद से दूर जाने वाले थे। उधर जब स्क्रीन पर डुग्गू को वार्निंग मैसेज मिलता है तो वो समझ जाता है कुछ तो जरूर गड़बड़ है। साथ ही साथ वहाँ भगदड़ मची हुई थी, इसलिए डुग्गू को समझने में देर नहीं लगती और वो वहाँ से भागने लगता है ताकि वो अपने साथियों तक पहुँच सके। लेकिन वो देखता है कि सारे रॉकेट्स तो पहले ही उड़ चुके हैं सिवाय एक के, जिसकी पायलट वो कैप्टन ही थी। तभी डुग्गू काफी तेज गाड़ी चलाकर उसकी तरफ जाने लगता है जहाँ उसे काफी बड़े चोटी को पार करना होता है और उस चोटी से छलांग लगाता है, लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाता और वो एस्ट्रॉइड्स काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए कैप्टन भी अपने रॉकेट उड़ाने पर मजबूर हो जाती है। और फिर जब डुग्गू रॉकेट वाली जगह जाता है तो उसे पता चलता है कि सब लोग उसे छोड़कर जा चुके हैं। जैसे ही वो सारे रॉकेट वहां से जाते हैं तो चट्टानों के वो सारे टुकड़े चांद की सतह से टकराने लगते हैं, जिससे सब कुछ तबाह होने लगता है और डुग्गू अपनी जान बचाने के लिए भागता है। मगर तभी एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा उसके सामने गिर जाता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है, मगर किसी तरह उस धमाके से बचने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे वहाँ एक काफी बड़ा गड्ढा दिखता है जिसमें छुपने के लिए वो उसकी तरफ भागता है, मगर फिर तभी एक और धमाका हो जाता है जिससे वो हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। मगर इसी बीच वो इस बात से अनजान था कि चांद पर एस्ट्रॉइड का एक काफी बड़ा टुकड़ा है जो तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा था। जब डुग्गू को होश आता है तो फौरन उठकर वो खड़ा हो जाता है और धरती की तरफ देखने लगता है और अपने लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन फिर बहुत जल्दी उसे यह एहसास हो जाता है कि वो बड़ा टुकड़ा धरती से टकराने वाला है। फिर कुछ देर बाद जब वो टुकड़ा धरती से टकराता है तो काफी बड़ा धमाका होता है जिससे हमारी पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि इंसानियत का पूरा खात्मा ही हो गया और धरती बस एक जलता हुआ गोला ही लग रही थी। ये नजारा देख डुग्गू एकदम मायूस और नाउम्मीद हो जाता है, इसलिए अब उसके पास बेस में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था जिसमें जाकर वो धरती के लोगों को कनेक्ट होने की कोशिश करता है, मगर कहीं से उसका कोई भी जवाब नहीं आता और उसे ये एहसास होता है कि वो अब अकेला ही इस दुनिया में रह गया है, जो सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ ही वो अपने मरने वाले साथियों को भी याद करने लगता है। यहाँ बेस में उसके पास इतना खाना था कि वो कम से कम अपनी 2 जिंदगियों तक खाना खा सकता था, जिसके बाद वो दोबारा से अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है और सीधा जाता है कैप्टन के कमरे में जहाँ उसे थोड़ा बहुत हौसला मिलता है। इसलिए वो अपनी शेव करके अपनी ख्याली दोस्त कैप्टन के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इस दौरान उसे इस बात का नहीं पता था कि धरती पर कुछ लोग तबाही से बचने में कामयाब हो गए थे, मतलब वो जिंदा बच गए थे और वो लोग स्क्रीन पर डुग्गू की ये उल्टी सीधी हरकतें नोटिस कर रहे थे, जिसमें प्रेसिडेंट भी शामिल था जो कैप्टन से कहता है कि तुम डुग्गू की खबर हर जगह फैला दो कि डुग्गू अभी भी जिंदा है और अकेला ही उसे चांद पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इससे लोगों में उम्मीद पैदा होगी। मगर कैप्टन को यह आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि डुग्गू यहाँ जमीन से काफी दूर था और कैप्टन सबको बताती है कि लोगों को मिसाल देने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुश्किल हालात से गुजर रहा हो। मगर डुग्गू तो वहाँ काफी खुश था और मस्त जिंदगी जी रहा था और खाने पीने के लिए भी उसके पास सब कुछ था। एक सुबह जब डुग्गू खाना लेने के लिए जाता है तो उसे एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने उस बेस में किसी के होने का एहसास होता है। सबूत के तौर पर खाने का एक पैकेट उसे मिलता है जो उसने खोला नहीं था। फिर वो धीरे धीरे उस खाने वाले कमरे की तरफ जाने लगता है जहाँ उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जो लेटी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई लड़की हो, जिसे देख डुग्गू काफी खुश हो जाता है और प्यार प्यार से उसे आवाज लगाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मगर जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक कंगारू है जिसका साइज नॉर्मल कंगारू से काफी बड़ा था।
और वो कंगारू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डुग्गू को देखकर कुछ नहीं है। इधर डुग्गू एक शावल उठाता है और कंगारू को डराने की कोशिश करता है, मगर वो कंगारू डुग्गू से डरता नहीं बल्कि डुग्गू के उस शावल को लेकर उसके 2 टुकड़े कर देता है और उसे आसानी से तोड़ देता है। और वो कंगारू डुग्गू को बहुत मारता है और अपनी भड़ास निकालता है, मगर डुग्गू भी कहाँ रुकने वाला था। डुग्गू कंगारू को मारने के लिए एक प्लान बनाता है और वो अपना हुलिया एक फीमेल कंगारू की तरह बनाकर उसके सामने आ जाता है। मगर जब कंगारू को पता चलता है कि ये सब झूठ है और डुग्गू कर रहा है तो उसको काफी गुस्सा आता है और वो डुग्गू को जोर से टांगे मारने लगता है, जिससे डुग्गू काफी दूर जाकर गिरता है। बार बार कंगारू से हारने के बाद भी उससे लड़ाई जारी रखता है। फिर वो उसे हराने के लिए एक मशीन गन लाता है और कंगारू पर गोलियां चलाने लगता है। वो गोलियां कुछ नहीं बल्कि छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉल थी, जो कंगारू को लगते ही वो उसे भगाने पर मजबूर कर देती है। वो वहां से भागता तो है मगर काफी तबाही मचा चुका था। लेकिन फिर वो कंगारू डुग्गू के हमले का जवाब देता है और उसकी ऐसी पिटाई करता है कि डुग्गू के होश उड़ा देता है। और उसी वक्त डुग्गू ने जो धरती पर सिग्नल भेजा था उसका जवाब आ रहा होता है। उसे देखकर उसकी उम्मीद जागती है कि शायद धरती पर इंसान अभी भी जिंदा है जो उस तबाही में बच गए थे। मगर तभी उसको लगता है कि शायद कंगारू की पूंछ लगने से वो सिग्नल आ रहे हों। डुग्गू को चांद पे रहते हुए अब 200 दिन हो गए थे और वो कंगारू के साथ प्यार से रहना भी सीख गया था। साथ ही ये प्लान भी बना लिया था कि वो कैसे यहाँ से वापस जा सकता है। और उसे पता होता है कि चांद पर एक और स्पेसशिप है। उसके बाद डुग्गू और कंगारू स्पेसशिप को लाने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत जल्द वो दोनों स्पेसशिप के पास आ जाते हैं और उसको लेकर अपने बेस पर आते हैं। डुग्गू फिर उसे ठीक करने में लग जाता है और उसके टूटे हुए सारे हिस्सों को बदलने लगता है। लेकिन फिर उसे एक बड़ी मुश्किल का पता चलता है, वो ये थी कि स्पेसशिप सिर्फ 20 पाउंड का वजन ही सह सकता था, इसलिए स्पेसशिप को चलाने के लिए उन्हें अलग सिस्टम की जरूरत थी। अचानक डुग्गू को याद आता है कि न्यूक्लियर सिस्टम अभी भी चांद पर मौजूद है, जो इन्हें चाहिए था ताकि वो सिस्टम के लिए फ्यूल हासिल कर सकें। इसलिए वो दोनों बाहर आकर दूसरी साइड पर बने रिसर्च बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं जहाँ वो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम था। इधर धरती के लोग भी डुग्गू का न्यूक्लियर सिस्टम वाला प्लान देख रहे थे, मगर वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। तभी हमें पता चलता है कि डुग्गू की गाड़ी सिर्फ सूरज की रोशनी से ही चल सकती थी, मगर सूरज की रोशनी सिर्फ 14 दिन तक ही चांद पर रहती थी और ये वही दिन थे जब सूरज चांद पर मौजूद था। इसीलिए वो अपनी गाड़ी चला पा रहा था। मगर सूरज अब सिर्फ इतने वक्त के लिए ही वहाँ था कि उसकी गाड़ी बस 6 किलोमीटर ही चल सकती थी। मगर क्योंकि वो रिसर्च बिल्डिंग 8 किलोमीटर दूर थी, इसलिए डुग्गू बड़ी तेजी से उसकी तरफ जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सूरज के साथ रेस लगा रहा है। इन सब के दौरान वो सिर्फ 4 घंटे ही सोता था और वो कंगारू जो उसका दोस्त बन चुका था वो उसको जगाता था। और आखिर कई दिनों के खतरनाक सफर तय करने के बाद वो दोनों उस रिसर्च बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ न्यूक्लियर हथियार और सिस्टम मौजूद था। वो दोनों जल्दी से ही बिल्डिंग के अंदर जाकर बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं और उन्हें वो न्यूक्लियर बम मिल जाता है, जिससे वो नीचे उतारता है क्योंकि वो ऊपर लटका हुआ था। मगर तब भी कंगारू को शैतानी सूझती है और वो कंट्रोल बटन जोर जोर से दबाने लगता है, जिससे वो न्यूक्लियर बम काफी तेज से हिलने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर डुग्गू उसे वैन में बंद कर देता है। डुग्गू न्यूक्लियर सिस्टम और वैन को लेकर वापस बेस की तरफ बहुत तेजी से आने लगता है और डुग्गू को समझ में नहीं आता कि कंगारू वाला वैन कब उससे अलग हो गया। जब उसे पता चलता है कि उसने कंगारू को पीछे छोड़ दिया है तो वो सोचता है कि कंगारू को वो वहीं छोड़ दे, जो उसे काफी परेशान किया करता था। मगर फिर उसे ख्याल आता है कि कंगारू तो मेरा दोस्त है और मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कंगारू ही मुश्किल वक्त में डुग्गू के साथ था। इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाता है और बगैर अपने जान की परवाह किए अपने दोस्त के पास जाने लगता है और आखिरकार वो उस कंगारू तक पहुंच जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो कंगारू उसके गले लग जाता है और उसे चाटने लगता है। इसके बाद वो लोग दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं और कोशिश भी कर रहे होते कि उन्हें नींद ना आए, मगर उनके पास ज्यादा समय नहीं होता और अपनी आंखों से वो दोनों सूरज को डूबता हुआ देख रहे थे, जिससे जाहिर है कि इनके जिंदा रहने के चांसेस भी खत्म हो रहे थे और उनकी गाड़ी भी रुक जाती है। साथ ही कई सारी मुसीबत भी बढ़ने लगती है क्योंकि अभी भी वो अपनी बेस से काफी दूर थे और सांस लेने के लिए उनके पास अब सिर्फ 3 घंटों का ही ऑक्सीजन बचा था। और इससे परेशान होकर डुग्गू अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसे एक आइडिया आ जाता है और तभी वो अपने गाड़ी के दरवाजे तोड़कर एक स्की बना लेता है, जैसे अक्सर बर्फ में चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डुग्गू उसकी रस्सी कंगारू से बांधकर स्की पर चढ़ जाता है, फिर तेजी से भागता हुआ आगे बढ़ रहा था और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा गड्ढा आता है तो डुग्गू कंगारू को छलांग लगाने के लिए कहता है और डुग्गू अपने गैस टैंक को खोल देता है और वो लोग किसी सुपर हीरो की तरह दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और आखिरकार उस खाई को पार कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब और सिस्टम को लेकर बेस तक लाने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर उसे इस बात का पता नहीं था कि एक और एस्ट्रॉयड उनकी तरफ बढ़ रहा है और जब वो रॉकेट चलाने की सोचता है तो देखता है कि धरती से दोबारा सिग्नल मिल रहे हैं और जो देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जब वो कंगारू को सिस्टम की तारों से छेड़ता हुआ दिखता है तो उसे पता चलता है कि सिग्नल्स भी कंगारू की वजह से ही आ रहे थे और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो यही सोचने लगा था कि इस दुनिया में उसके अलावा और कोई जिंदा नहीं है और वो इकलौता इंसान है जो जिंदा है। इधर धरती के लोग डुग्गू के चेहरे पर यह मायूसी देखते हैं और वो फैसला करते हैं
क्योंकि हम लोग ये बताएंगे कि वो अकेला नहीं है, बल्कि हम भी उसके साथ हैं। इसलिए वो सब जगह एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपनी अपनी लाइट्स चांद की तरफ कर देते हैं। और फिर जब डुग्गू ये नज़ारा देखता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि इंसान तो सच में जिंदा है, और खुश होकर रोने लगता है। वो अपने सिस्टम को ठीक करता है जिससे वो धरती पर अपने साथियों और दोस्तों को देख पा रहा था, जिनमें उसकी कैप्टन भी शामिल थी जिसे वो पसंद करता था। इसके बाद सब लोग मिलकर काम करने लगते हैं ताकि वो स्पेसशिप को दोबारा से बना सके और लोगों को वापस ला सके। कुछ समय के बाद उनको कामयाबी मिल जाती है और इधर वो दोनों धरती पर जाने के लिए तैयार थे। वो यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, मगर तभी कैप्टन को एक बुरी खबर मिलती है। एक दूसरा एस्ट्रॉयड जो पहले से भी बहुत बड़ा था, वो बहुत तेजी के साथ धरती की तरफ बढ़ रहा था, और अगर कोई धरती को बचा सकता था वो डुग्गू है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। और इसका मतलब ये है कि डुग्गू की मौत तय थी, क्योंकि जमीन वालों को बचाने के लिए उसको खुद को कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस मिशन के बारे में जब कैप्टन डुग्गू को बताती है तो वो फौरन मान जाता है, ये जानते हुए भी कि मुझे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और डुग्गू एक छोटी स्पेसशिप में कंगारू को छोड़कर उसे गुड बाय बोलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने इतनी मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जिसके बाद वो ये बटन दबाता है और कंगारू को जमीन की तरफ भेज देता है, मगर वो उसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि मैं आखिरी बार अपने दोस्त को देख रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी रो रहे थे और ये काफी दुखी सीन था, मगर क्योंकि दुनिया को बचाने का सबसे बड़ा मिशन उसके पूरा करना था, इसलिए वो एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ने लगता है जो सारी मुसीबत की जड़ थी। मगर तभी वो एस्ट्रॉयड के छोटे छोटे टुकड़ों के तूफान में फंस जाता है और कैसे भी करके उनके बीच से गुजरने लगता है और बच बचाकर आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी एस्ट्रॉयड का एक टुकड़ा उसकी स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिससे वो बेकाबू हो जाता है और वो कंट्रोल से बाहर हो जा रहा था। डुग्गू बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर वो दरवाजा तोड़ देता है, जिससे थोड़ा बहुत शिप कंट्रोल में आता है। तो वो स्पेसशिप को चेक करने जाता है तो पता चलता है कि इंजन बुरी तरह से तबाह हो चुका था। अब डुग्गू फैसला करता है कि मैं ऐसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब को उस एस्ट्रॉयड तक लेके जाऊंगा, जिसका मतलब साफ था अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करना। मगर क्योंकि उसे दुनिया को बचाना था तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना बॉम्ब को धकेलता हुआ उसे बड़े एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ने लगता है, और बगैर किसी डर के और खौफ के वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। और अब वो आखिरकार उस एस्ट्रॉयड तक पहुंच जाता है। अपनी आखिरी वक्त में भी वो कैप्टन के बारे में ही सोच रहा था। फिर जैसे ही वो उस बड़े एस्ट्रॉयड के साथ टकराता है, वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो एस्ट्रॉयड पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जिससे जाहिर है कि डुग्गू की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के सारे लोग बाहर आकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं और डुग्गू का हौसले और कुर्बानी को याद करके उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो लोग उसे हीरो कह रहे थे क्योंकि उसने खुद को कुर्बान करके इंसानियत को बचा लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद, जब इंसान धरती को पहले की तरह हरा भरा बना लेते हैं, जहाँ कंगारू को भी साफ सुथरे माहौल में अपना घर मिल जाता है। और फिर कैप्टन अपनी न्यू टीम को दोबारा चांद पर भेजती है ताकि धरती की हिफाजत करने के लिए वो अपना काम जारी रख सकें। और इसी के साथ मूवी भी यहाँ एंड हो जाती है।